नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नोएडा में स्वतंत्र कुमार सिंह को पदोन्नति देकर अपर पुलिस उपायुक्त बनाया गया। उन्हें रैंक प्रतीक लगाकर सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर नोएडा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिला सुरक्षा अभियान चलाया। टीम ने स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर महिलाओं को जागरूक किया। उन्होंने कानून, महिला अधिकार और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही हेल्पलाइन नंबर बताकर जरूरत पड़ने पर पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया। थाना फेज 1 नोएडा पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस की मदद से गांजा तस्करी करने वाली शातिर अभियुक्ता रबीना उर्फ रूबीना को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अभियुक्त के कब्जे से 1 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। रबीना, जो जेजे कॉलोनी सेक्टर 9 नोएडा की निवासी हैं, जो पहले भी तस्करी से संबंधित मामलों में शामिल रही हैं, उनके खिलाफ 2 पंजीकृत अभियोग हैं, जिसमें एक एनडीपीएस एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्ता से पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर लोकसभा में पीएम मोदी ने अपनी बात रखी। पीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और इसकी वजह से भारत के सामने आई चुनौतियों पर बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस समय पश्चिमी एशिया के हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं, उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से
इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। अध्यक्ष जी, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। अध्यक्ष जी, प्रभावित देशों में हमारे जितने भी मिशन हैं वो निरंतर भारतीयों की मदद करने में जुटे हैं। वहां काम करने वाले भारतीय हो या फिर जो टूरिस्ट वहां गए हैं, सभी को हर संभव मदद दी जा रही है। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहां भारत में और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इनके माध्यम से सभी प्रभावितों को त्वरित जानकारी दी जा रही है। अध्यक्ष जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इसमें आपका स्वागत है, लेकिन आज मैं बड़ी दुविधा में हूं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सरकारों के मुखिया रहते हुए 8,931 दिन कल पूरे किए हैं और 8,931 दिन की चर्चा मैं 20-25 मिनट में कैसे करूं। सचमुच में मोदी जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। मोदी जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। बड़े उद्देश्य के लिए दिन और रात काम करना, परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करना, इसका ऐसा उदाहरण मोदी जी ने प्रस्तुत किया है कि मन गर्व और आनंद से भर जाता है। मित्रों, यह तो महत्वपूर्ण है ही कि 8,931 दिन से वो मुखिया हैं, गुजरात के और देश के अगर दोनों मिला के हम देखें तो। लेकिन ये 8,931 आज 32वां दिन है। उन्होंने कैसे काम किया ये और ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज मुझे वो दिन याद आ गया जिस दिन परम पूज्य माता जी का स्वर्गवास हुआ था, प्रधानमंत्री जी की। मैं उस समय तमिलनाडु के दौरे पे था। जैसे ही समाचार मिला, मन में यह भाव आया कि गांधीनगर चलना चाहिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने। लेकिन हम आने की तैयारी कर रहे थे और उसी समय हमने टीवी पे फिर देखा कि मुझे बताया कि मां की तो अंतिम यात्रा निकल रही है। बेहद सादगीपूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार संपन्न हुआ और हम और कुछ सोचते इसके पहले हमने देखा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, और वो रेलवे के कार्यक्रम में
सम्मिलित हुए झंडी दिखा रहे थे। यह अपने आप में एक अद्भुत घटना है। बेटे के लिए सबसे बड़ा कष्ट अगर होता है तो मां का बिछुड़ना। इस दर्द को आसानी से पी नहीं सकता, लेकिन अपने खुद के दर्द पर, अपना खुद का दर्द देश के काम पर भारी ना पड़ जाए, इसलिए बिना प्रतीक्षा किए सबको यह निर्देश दिया गया कि कोई नहीं आएगा, और अपने काम में जुट गए प्रधानमंत्री जी। 3-3, 4-4 देशों का दौरा 2 दिन में, 3 दिन में, और लौटने के बाद बिना विश्राम किए फिर तत्काल काम में लगते हुए देखा है मोदी जी को। मैं आदरणीय मोदी जी को 35 सालों से जानता हूं। मैंने उनके साथ संगठन के कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया है। जब वे मुख्यमंत्री थे, बाद में मैं भी मुख्यमंत्री बन गया, तो मुख्यमंत्री के रूप में भी मैंने उनको काम करते हुए देखा है। बाद में वे प्रधानमंत्री थे, मैं मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, उनके साथ मैंने मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी के साथ काम किया था, और बाद में वो प्रधानमंत्री और मैं मंत्री। लेकिन हर रूप में मैंने जो उनकी मूल प्रेरणा देखी है वो एक राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम। वो भारत माता के सच्चे उपासक हैं, राष्ट्र के आराधक हैं और जनता के सेवक हैं, और यही उनकी मूल प्रेरणा है काम की। एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते गुजरात में संगठन की जड़ें जन जन के दिल में भाजपा के लिए स्थान बनाने में उन्हें उल्लेखनीय प्रयास किए थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और रूस एक नए द्वीपक्षीय एजेंडे की ओर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। Friends, good morning and dobre utro. It gives me great pleasure to address the conference India and Russia towards a new bilateral agenda. I commend the efforts of the Russian International Affairs Council and our embassy in Moscow for the second consecutive edition of this initiative. I would also like to extend my greetings to Foreign Minister Lavrov, who will be addressing it as well. Friends, India and Russia share a special and privileged strategic partnership rooted in trust and mutual respect. Over decades, our mutually beneficial cooperation has advanced regional and global peace, stability, and progress. In today's evolving geopolitical dynamics, our engagement continues to deepen, driven by frequent high-level exchanges. The last visit of President Putin to India in December 2025 broke new ground, covering diverse and novel areas, including mobility of skilled professionals, health and food safety, maritime cooperation, fertilizers, customs and commerce, academic and media cooperation. Both sides are committed to increasing the present annual trade from US $68.7 billion to US $100 billion by 2030 in a balanced and sustainable manner. To this effect, we must continue efforts to conclude the India-EU FTA, address non-tariff barriers and regulatory impediments, and utilize skilled Indian workforce. Friends, Russia is our foremost partner in civil nuclear energy, and the Kudankulam nuclear project is a stellar example. As India aims to increase its nuclear energy generation capacity to 100 gigawatt by 2047, I am confident that it will find a trusted and reliable partner in Russia for peaceful uses of nuclear energy. Our people-to-people ties continue to grow based on a shared appreciation for art, yoga, Ayurveda, and culture.
The exposition of sacred relics of Shakyamuni Buddha from India in Kalmykia last year is a testament to our close cultural connect. I am confident that our new consulates in Kazan and Ekaterinburg will further strengthen our economic, cultural and social bonds. Friends, the evolving multipolar order necessitates greater cooperation, including through BRICS, SCO, G20 and the UN. India, during its BRICS chairmanship, with a humanity-first and a people-centric approach, looks forward to closely working with Russia to address shared challenges in a balanced and inclusive manner. In conclusion, let me reiterate our steadfast commitment to strengthening our long-standing partnership and cherished friendship. I wish the conference every success. I thank you. Spasiba balshoi. पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग हुई। ब्रीफिंग में पश्चिम एशिया में हालातों पर क्या कुछ जानकारी दी गई, आपको सुनाते। Thank you, ma'am. As you are aware, Prime Minister has been speaking to several world leaders on the ongoing conflict in the West Asia region. On Saturday, as you are aware, he had spoken to the President of Iran. On the occasion, he also had the opportunity to convey Eid and Navroz greetings. He expressed hope that this festive season would bring peace, stability and prosperity in West Asia. Prime Minister condemned the attacks on critical infrastructure in the region, which threaten regional stability and disrupt global supply chains. Prime Minister reiterated the importance of safeguarding freedom of navigation and ensuring that shipping lanes remain open and secure. He also appreciated Iran's continued support for the safety, security and welfare of Indian nationals in Iran. Thank you. राज्यसभा में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना को लेकर शहरी परिवहन को बेहतर बनाने और इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस दौरान पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मनोहर लाल खट्टर ने सदन को जानकारी दी कि सरकार ने साल 2027 के अंत तक 10,000 ई बसों को सड़कों पर उतारने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि इस पहल से खासतौर पर टियर 2 और टियर 3 शहरों में सार्वजनिक परिवहन अधिक सुलभ, किफायती और पर्यावरण अनुकूल बनेगा। ये योजना शहरी गतिशीलता को मजबूत करने के साथ साथ प्रदूषण कम करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। माननीय मंत्री जी से उन्होंने बिहार के बारे में लिखित उत्तर तो दे दिया है। मैं मंत्री जी से अर्बन मोबिलिटी के बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ी चिंता इस देश की अर्बन मोबिलिटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है। मैं माननीय मंत्री जी से जो प्रधानमंत्री ई बस सेवा है उसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी और जो हमारी इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनसे हमारी अर्बन मोबिलिटी में किस तरह सुधार होगा और कितने जल्दी इसके क्या लक्ष्य हैं। लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने प्रेस वार्ता में अहम नियमों की जानकारी दी। बैठक में विभिन्न विकास परियोजनाओं, बजट आवंटन और जन कल्याण योजनाओं पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। मत संख्या 11 जनपद लखनऊ में इंटरनेशनल एग्जीबिशन सह कन्वेंशन सेंटर, जिसकी लागत 1435.25 करोड़ रुपए है, इसको आज मंत्री परिषद ने अनुमोदन कर दिया। लखनऊ के वृंदावन योजना के सेक्टर 15 में 10,000 व्यक्तियों की क्षमता का एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन सह कन्वेंशन सेंटर का निर्माण ईपीसी मोड पर कराए जाने का आज मंत्री परिषद ने अनुमोदन दिया है। ईपीसी 1435 करोड़ 25 लाख। इसमें जीएसटी शामिल है। कन्वेंशन सेंटर में 10,000 व्यक्तियों की क्षमता का कन्वेंशन हॉल, 2500 व्यक्तियों की क्षमता का ऑडिटोरियम होगा, जिसे आवश्यकता अनुसार कम क्षमता के
एक से अधिक आयोजनों के लिए भी प्रयोग किए जाने की सुविधा होगी। ऑडिटोरियम जी 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 कन्वेंशन सेंटर में सुरक्षा मानकों, भीड़ नियंत्रण के साथ साथ न्यूनतम 5000 व्यक्तियों के भोजन व जलपान की व्यवस्था का समुचित प्रबंध किया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर के निकट 5 स्टार एवं बजट होटल का भी प्राविधान सुनिश्चित किया गया है, जिससे आगंतुकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कन्वेंशन सेंटर के अंतर्गत एग्जीबिशन स्थल पर डिफेंस एक्सपो आदि के आयोजन के समय भारी उपकरणों यथा टैंक, तोप आदि के प्रदर्शन की भी सुविधा होगी। ये मत संख्या 11 है जी। नहीं, 18 महीने, 1.5 साल, 1.5 साल। बुलंदशहर एवं खुर्जा विकास प्राधिकरण में विकास क्षेत्र के 14 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किए जाने के संबंध में आज मंत्री परिषद ने अपनी सहमति दे दी है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 4 की उपधारा 7 के अधीन अधिसूचना दिनांक 21/8/87 को बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण का गठन किया गया और उसके बाद समय समय पर आवश्यकता अनुसार इसका क्षेत्र बढ़ाया गया। वर्तमान में जो हमारे सामने प्रस्ताव आया था वो 14 ग्रामों को उसमें शामिल करने का आया था। ये 14 ग्राम भी आपको बता दें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।